हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? नेशनल इनकम अकाउंटिंग का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हमने ये समझ लिया था, हमने माना है देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। ठीक है, जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? फॉर्म्स को फैक्टर सर्विसेज, इनके बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को देखते हैं फैक्टर पेमेंट, राइट। और जब ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता क्या है? फर्म्स बनाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड्स को, और इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में ये फर्म्स तक क्या पहुंचा देते हैं? अपना जो पैसा यहाँ पे कमाया था वो स्पेंडिंग के थ्रू यहाँ पर फर्म्स तक वापस पहुँच जाता है। और हमने ये देखा था कि देयर आर नो लीकेजेस, है ना। सेविंग्स वगैरह ऐसे किसी तरह की कोई लीकेज नहीं है। इसका मतलब जो पैसा है, जो मनी है, वो सर्कुलर यहाँ पे फ्लो हो रही है। चलिए इसी चीज़ को देखते हैं फिर से। द सेम अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंटिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मूविंग इन अ सर्कुलर वे। इफ़ वी वांट टू एस्टिमेट द एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर, वी कैन मेजर द एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लोज। फ्लो हो रहा है ना ये, राइट। फ्लो कॉन्सेप्ट है बिकॉज पीरियड ऑफ टाइम है। एट एनी ऑफ द टोटल, मतलब चाहे हम ए पर काउंट कर लें, चाहे बी पर काउंट कर लें, चाहे सी पर काउंट कर लें, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें क्या मिल जाएगा? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर। वी कैन मेजर द अपर, देखो ये जो सबसे ऊपर वाला है, ए वाला पार्ट है ना, ये ए वाला जो पार्ट है, इस पे हम कैसे मेजर कर सकते हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? हाउस होल्ड्स खर्चा कर रहे हैं, फॉर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, राइट। तो वी कैन मेजर द अपर मोस्ट फ्लो एट पॉइंट ए बाय मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट फॉर्म्स रिसीव। खर्चा ये करते हैं तो रिसीव कौन करता है? फॉर्म्स। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट द फॉर्म्स रिसीव फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच दे प्रोड्यूस। जो फॉर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज, कौन से वाले? फाइनल। कौन से वाले? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो फॉर्म्स ने प्रोड्यूस करे हैं, उनके बदले में उनको जो हाउस होल्ड ने स्पेंडिंग करा है वो कितना मिल रहा है, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हाउस होल्ड्स खर्चा कर रहे हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, राइट। अगर हमें फ्लो को बी पर मेजर करना है तो क्या करेंगे हम? बी क्या है? फॉर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है। फॉर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, तो हम मेजर कर लेंगे भाई फाइनल जो आउटपुट आया उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो इफ़ वी मेजर द फ्लो एट बी बाय मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द फॉर्म्स, जितनी भी फॉर्म्स हैं उन्होंने जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा है उसका एग्रीगेट वैल्यू मेजर कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना गुड्स एंड सर्विसेज का, कितने वर्थ मतलब कितने अमाउंट का गुड्स एंड सर्विसेज इन मनी, मेजरिंग रोड याद आ रहा है, तो उसमें हम मेजर मनी में मेजर करेंगे, ठीक है। उसका वर्थ मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को हम मनी में बताएंगे कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। और सी पर क्या है? फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड्स ने जो फर्म्स को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया उसके बदले में क्या दिया है? फैक्टर पेमेंट। तो हाउस होल्ड्स के पास इनकम आई है, तो अगर हम सी पर मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास सम टोटल ऑल फैक्टर पेमेंट्स आ जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? इनकम मेथड। और आपको पता है चाहे हम ए पर मेजर करें, चाहे हम बी पर मेजर करें, चाहे हम सी पर मेजर करें, हमारा जो आंसर है वो सेम आने वाला है। क्यों? देयर आर नो लीकेजेस, कुछ भी नहीं है। मतलब जितना हाउस होल्ड्स गुड्स एंड, जितने का हाउस होल्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे, उतने का ही हाउस होल्ड खरीदेगा। और उसके पास ये खरीदने का पैसा कहाँ से आया? फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम बोलो। तो जब वो अपने पास कुछ भी रख नहीं रहा है, उतने का ही खर्चा कर रहा है, तो ए और सी तो बराबर ही है। और अगर ए और सी बराबर है तो गुड्स एंड सर्विसेज भी तो उतने का ही बना होगा, तभी तो पेमेंट करी जा रही है ना। इसका मतलब ए बराबर है, आइडेंटिकल टू बी इज़ आइडेंटिकल टू सी। आपको याद आ रहा है मैंने आइडेंटिटी बताया था।
आइडेंटिटी का क्या मतलब है, देयर इज़ नो कंडीशन, बराबर होंगे ही होंगे। जैसे 2 + 2 4 होता है, लेकिन x+2 इज इक्वल्स टू 7, x+y इज इक्वल्स टू 7। ये इसमें अब कंडीशंस लग जाएंगी, अगर y1 है तो x6 है, अगर y2 है तो x5 है ना। तो ये इक्वलिटी है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, लेकिन आइडेंटिटी में कोई कंडीशन नहीं है, वो ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, ऑलवेज ट्रू। तो ऐसे ही चाहे आप फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे मेजर करें, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहे आप बी पे मेजर करें, चाहे आप सी पर मेजर करें, ये हमेशा क्या रहने वाला है, इक्वल। क्लियर। देखो, एग्रीगेट स्पेंडिंग ऑफ द इकोनॉमी, जितना भी ये स्पेंडिंग हो रही है, इज इक्वल्स टू एग्रीगेट इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हाथ में पैसा है वही तो खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब द फ्लो आर इक्वल एट ए एंड सी। क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं, हम एक चीज़ लेट करते हैं, मान लेते हैं कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो जितना उनके पास इनकम आया है, देखो फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम बोलो, उसे ज़्यादा खर्च करने की सोच रहे हैं। अब आप कहोगे मैम पैसा कहाँ से आएगा ज़्यादा खर्च करने के लिए। मान लो उन्होंने कहीं से उधार ले लिया है, मतलब बैंक से उधार ले लिया है, लोन ले लिया है, राइट। तो कहीं से भी उन्होंने लोन ले लिया, अब वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। ज़्यादा खर्चा करेंगे तो क्या होगा, देखो हाउस होल्ड्स ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी, स्पेंडिंग बढ़ा दी तो फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फैक्टर सर्विस ज़्यादा लगेगी, फैक्टर सर्विस ज़्यादा लगेगी तो फैक्टर पेमेंट भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब हाउस होल्ड्स ने जो उधार लिया था, हाउस होल्ड्स ने जो उधार लिया था वो उनको अब फैक्टर पेमेंट से वापस मिल जाएगा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, चलो अब इस पूरे को दोबारा से समझते हैं। At a particular period of time, the household decide to spend more on the goods and services produced by the firms. For the time being, let us ignore the question where they would find the money to finance the extra spending, since they are already spending all their income. तो हम अभी इस बात पे नहीं जाएंगे कि वो एक्स्ट्रा कहाँ से ला रहे हैं। मान लेते हैं कि उन्होंने बोरो कर लिया है, ठीक है। नाउ इफ़ दे स्पेंड मोर ऑन द गुड्स एंड सर्विस द फर्म विल प्रोड्यूस मोर। अब वो ज़्यादा खर्चा करेंगे तो फर्म्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड एक्स्ट्रा हो गई। जितना फर्म्स ने सोचा था लोग इतनी ही डिमांड करेंगे, अब डिमांड उससे ज़्यादा हो गई। सिंस दे विल प्रोड्यूस मोर द फर्म्स मस्ट ऑल्सो पे द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उनको अपने फैक्टर सर्विसेज के लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उनका भी यूज़ ज़्यादा होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कितना ज़्यादा, हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट, कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो द एडिशनल फैक्टर पेमेंट, जितना भी एडिशनल फैक्टर पेमेंट है वो किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जितनी एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करिए उतना ही फैक्टर पेमेंट होगा। दस द हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड ने भाई, हाउस होल्ड ने कितना उधार लिया था, एक्स्ट्रा खरीदने के लिए उधार लिया था, उतना प्रोडक्शन हो गया, जितना प्रोडक्शन हुआ एक्स्ट्रा उतना ही उनको फैक्टर पेमेंट मिल गया। इसका मतलब हाउस होल्ड्स ने जितना उधार लिया था, जितनी अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई थी, उतना उनको फैक्टर पेमेंट में मिल गया, राइट। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड द हाउस होल्ड्स कैन डिसाइड टू स्पेंड मोर, स्पेंड बियॉन्ड देयर मीन्स, एंड इन द एंड देयर इनकम विल राइज एग्जैक्टली बाय द अमाउंट। मतलब अगर हाउस होल्ड्स ये डिसाइड करते हैं सारे मिलकर टोटल कि हम ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो लास्ट में क्या होगा, उनकी इनकम उतने से ही बढ़ जाएगी। समझ आया। पुटिंग इट डिफरेंटली, एन इकोनॉमी में डिसाइड टू स्पेंड मोर देन द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम, बट बाय डूइंग सो इट्स इनकम विल इवेंचुअली राइज एट अ लेवल कंसिस्टेंट विद द हायर स्पेंडिंग लेवल। अगर एक इकोनॉमी डिसाइड करती है कि वो ज़्यादा खर्चा करेगी तो क्या होगा, ऐसा करने से उसकी इनकम, जितना उसने सोचा है ना ज़्यादा खर्चा करेंगे उतनी इनकम और बढ़ जाएगी। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो हम इकोनॉमी के लेवल पे देख रहे हैं, मतलब सब लोग मिलकर ऐसा ही कर रहे हैं, पूरा हाउस होल्ड, ठीक है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल सोचे मैं अपना खर्चा बढ़ा देता हूँ, मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, सोचिए। अगर एक सिंगल इकोनॉमिक एजेंट ऐसा सोचे तो क्या ये बात सही है। द फंक्शनिंग ऑफ अ सिंगल इकोनॉमिक एजेंट में डिफर फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है,
देखो इन द फॉर्मर द स्पेंडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड बाय इंडिविजुअल इनकम ऑफ अ, लेकिन देखो जो स्पेंडिंग है, जो सिंगल इकोनॉमिक एजेंट है, उसकी स्पेंडिंग तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी ना उसकी इनकम से। इट कैन नेवर हैपन दैट अ सिंगल वर्कर डिसाइड टू स्पेंड मोर एंड दिस लीड टू एन इक्विवेलेंट राइज इन हर इनकम। ऐसा कभी नहीं होता अगर एक सिंगल वर्कर सोचे कि मैं अपना ज़्यादा स्पेंड मोर, मतलब मैं ज़्यादा खर्चा करता हूँ तो मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी, ऐसा देयर विल बी इक्विवेलेंट राइज इन हर इनकम, नहीं, ये नहीं होता। तो अब इस बात को, अब इसको यहीं पर छोड़ते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता ये आपको सोचने की ज़रूरत है। इनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इस बात पे हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एक इंडिविजुअल के अपना खर्चा बढ़ाने से उसकी इनकम क्यों नहीं बढ़ती। देखो इनकम, चलो मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। इनकम बढ़ी कैसे थी? प्रोडक्शन बढ़ा था ना। आप एक बात मान के चलो, जब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं इनकम बढ़ेगी नहीं। लेकिन एक व्यक्ति के खर्चा बढ़ाने से क्या प्रोडक्शन बढ़ जाता है? नहीं, है ना। एक व्यक्ति के खर्चा बढ़ाने से क्या प्रोडक्शन बढ़ जाता है? नहीं। जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। समझ आया? अब ये जो हमने इलस्ट्रेशन लिया ये हमने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड लिया, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या मान के चला कि सेविंग्स भी नहीं हो रही हैं, गवर्नमेंट भी नहीं है, फॉरेन सेक्टर भी नहीं है। जो भी हम इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें हम बहुत सारी कंडीशन मान के चल रहे। कंडीशंस का मतलब क्या है? हमने अपने मॉडल को क्या कर दिया है? सिंप्लीफाइड। ठीक है। तो जब हम एक इमेजिनरी इकोनॉमी लेकर सच अ स्टोरी विच डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी, मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसमें हम इमेजिनरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। उसे क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। इट इज़ क्लियर दैट अ मॉडल डज नॉट डिस्क्राइब एन एक्चुअल इकोनॉमी इन डिटेल। ये बिल्कुल क्लियर है कि एक मॉडल के अंदर एक्चुअल इकोनॉमी डिटेल में नहीं बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आवर मॉडल एज्यूम दैट हाउस होल्ड डू नॉट सेव। हमारे यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था? हाउस होल्ड सेव नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हाउस होल्ड तो सेविंग करते हैं। ठीक है। हमने मान के चला था देयर इज़ नो गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नो ट्रेड विद अदर कंट्रीज, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। लेकिन हम चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मानकर चलते हैं, क्योंकि मॉडल का जो काम होता है ना वो इकोनॉमी की सारी डिटेल्स को कैप्चर करना नहीं होता, बल्कि मॉडल्स का काम होता है एसेंशियल फीचर्स को हाईलाइट करना। एसेंशियल फीचर्स को हाईलाइट करना। समझ आया? चलिए अब हम बात करते हैं। अभी अभी हमने ऊपर देखा, जब हमें फ्लो ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर करना था, तो चाहे हम ए पर करें, चाहे हम बी पर करें, चाहे हम सी पर करें, वैल्यू सेम आएगी। तो ए को हमने देखा, बोला था एक्सपेंडिचर मेथड, बी को बोला था प्रोडक्ट मेथड और सी को बोला था इनकम मेथड। तो हम इसका मतलब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है एक इकोनॉमी में, उसको कैलकुलेट करने की हमारे पास 3 मेथड है: प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। चलिए आज हम समझते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्शन हो रहा है। अभी अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे देखो बी पर कैसे कैसे मेजर कर रहे हैं। बी पर हम कैसे मेजर कर रहे हैं? बाय मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय ऑल द फर्म। बहुत ध्यान से देखो इन शब्दों को। मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द फर्म्स। कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सारी फर्म्स ने जितना भी प्रोड्यूस करा है उसकी एग्रीगेट वैल्यू को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो वो क्या है? हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पता चल रहा है। और उस मेथड का नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड। चलिए अब इस मेथड को और डिटेल में समझते हैं। वी कैलकुलेट द एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इफ़ अ ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एनुअल वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं, और कौन से हैं यहाँ पर? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ये मान लेते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है। एक है इकोनॉमी में, दो प्रोड्यूसर्स हैं। एक है फार्मर जो कि वीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। एक है बेकर
जो ब्रेड बनाता है। क्या बनाता है बेकर? ब्रेड। अभी मान के चल रहे हैं हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो प्रोड्यूसर्स हैं, एक है फार्मर और एक है बेकर। फार्मर ने इनपुट्स लिए 0, ठीक है, फार्मर ने इनपुट्स लिए 0 और खेती करी और आउटपुट प्रोड्यूस करा 100 रुपये का, ठीक है, मतलब उसने 100 रुपये जितना क्या उगाया? वीट उगाया, ठीक है। अब इसमें से उसने कुछ पार्ट इस बेकर को बेच दिया, 50 रुपये का किसको बेचा? बेकर को बेच दिया। तो बेकर ने इससे आटा खरीद लिया, वीट खरीद लिया, ठीक है। किससे खरीदा? फार्मर से। और फिर इसने क्या किया? इस वीट को यूज़ करके क्या बना दी? ब्रेड। और उसे उसका मार्केट में कितने में बेचा? उसको 200 रुपये में, ठीक है। तो अगर हम ये देखना चाहें इस एग्ज़ाम्पल में, अगर हम ये देखना चाहें टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ है, टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ है, तो आप क्या कहोगे? ये 100 रुपये का प्रोडक्शन और ये 200 का, 100 जमा 200, क्या ये बात सही है? मतलब 300 रुपये का प्रोडक्शन हुआ है क्या इकोनॉमी में? क्या ये बात सही है? नहीं सही है। कैसे सही नहीं है? मुझे एक बात बताओ। ये बात तो बिल्कुल सही है कि फार्मर ने 100 रुपये का प्रोडक्शन किया, लेकिन क्या बेकर ने भी 100 ही रुपये का प्रोडक्शन किया? भाई 50 रुपये का वीट तो उसने किससे खरीदा था? फार्मर से। तो इसका मतलब उसने 200 में से 50 तो ये फार्मर से जो खरीदा वही वाला है ना, 50 यहाँ पर भी जोड़ा हुआ है, 50 यहाँ पर भी जुड़ गया। इसने प्रोडक्शन कितने का करा है बेकर ने? बेकर ने प्रोडक्शन किया है, बेकर का प्रोडक्शन है सिर्फ 150 रुपये का, है ना। तो अगर अब हम देखें तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? 100 रुपये फार्मर, ठीक है, और 150 रुपये बेकर। अब हमारी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन हुआ है 250 रुपये का। क्या ये बात बिल्कुल सही है ना? क्या है? तो हमने क्या देखा, इसको हम क्या बोलेंगे? नेट कंट्रीब्यूशन। नेट कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर एंड नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ बेकर। तो इस नेट कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड। और ये वैल्यू एडिड ही तो प्रोडक्शन होता है। भाई प्रोडक्शन क्या है? आपने कितना वैल्यू ऐड करा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिड क्या हुआ? कितने की वैल्यू ऐड करी? फार्मर ने 100 रुपये का वैल्यू ऐड करा क्योंकि उसका इनपुट 0 था। बेकर ने कितने का वैल्यू ऐड करा? भाई 50 रुपये तो उसका इनपुट था ना। कितना था इनपुट? कितना था? 50 रुपये। और उसने फाइनल सामान कितने का बेचा? 200 के। तो उसने वैल्यू कितना ऐड किया? उसने वैल्यू ऐड किया सिर्फ 150 रुपये का, राइट। तो इस नेट कंट्रीब्यूशन को आप क्या नाम दोगे? वैल्यू एडिड। क्या नाम दोगे? वैल्यू एडिड। चलो इसको अब हम एक टेबल से समझते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं फार्मर, यहाँ पे हम ले लेते हैं बेकर, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन को अभी हम ये मान के चलते हैं, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं टोटल प्रोडक्शन की जगह। अब हमें समझ आ गया ये क्या है? वैल्यू एडिड। और टोटल प्रोडक्शन बोल लो, चाहे आप टोटल आउटपुट बोल लो, जो टोटल आउटपुट हमें आंखों से दिख रहा है, ठीक है, उसे हम बोल लेंगे। ये टोटल आउटपुट तो 300 का दिख रहा है, लेकिन उसमें वैल्यू ऐड कितने की हुई है? वैल्यू ऐड सिर्फ 250 की हुई है। तो टोटल प्रोडक्शन जो हमें आंखों से दिख रहा है, टोटल प्रोडक्शन बोलो या टोटल आउटपुट बोलो, जो मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। अब फिर हमने देखा इंटरमीडिएट गुड्स यूज, इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा
वैल्यू एडेड। फार्मर ने कितने रुपए का प्रोडक्शन किया, कितने का आउटपुट दिख रहा है उसका, 100 रुपये का। बेकर का 200 का। फार्मर ने इंटरमीडिएट गुड्स कितने यूज़ करे, 0 रुपीज़ की। बेकर ने 50 रुपये की। वैल्यू एड कितने का करा, 100 का। इसने कितने का किया, 200 में से 50 गया 150। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है, वो फॉर्मूला मैं अभी लिख के बताती हूँ आपको। इसका मतलब हमें ये पता चल गया वैल्यू एडिड क्या होता है। वैल्यू एडिड बराबर है टोटल प्रोडक्शन जितना भी प्रोडक्शन आपको दिख रहा है, या फिर आप इसको बोल दो टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या ये बात सही है? और अगर हम इस माइनस को इधर प्लस में ले जाएं तो टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन। राइट? तो ये आपको समझ आ गया वैल्यू एडिड क्या हो गया। जितना भी टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट हमें दिख रहा है उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू एडिड। तो प्रोडक्ट मेथड में या वैल्यू एडिड मेथड में हम क्या लिखते हैं, कितना वैल्यू ऐड किया, मतलब नेट कंट्रीब्यूशन कितना है। अब देखो जितना भी आपने, अब ये जो बेकर है इसने ये जो 150 रुपये का वैल्यू ऐड किया, यही वो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में देगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू एडिड है, वैल्यू एडेड of a firm is distributed among its 4 factors of production फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट बराबर होता है वैल्यू एडेड बाय द फर्म। क्या इस बात में कोई डाउट नहीं है ना? इसको समझ, इम्पोर्टेंट है ये, इस बात को समझिए, बहुत सारी चीज़ें आगे समझ आने वाली हैं फिर। और वैल्यू ऐड क्या हुआ, एकदम से हुआ है या पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है? वैल्यू ऐड पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है। इसका मतलब वैल्यू एडेड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट या फ्लो वेरिएबल। वैल्यू एडेड इज अ फ्लो वेरिएबल। क्लियर? देखो अब ये जो जैसे बेकर है या फिर फार्मर है, इन्होंने जितना भी ये वैल्यू ऐड करा है, इसमें लेकिन क्या होगा, जो इनके पास जो इनकी मशीनें हैं, जो कैपिटल गुड्स है, उनको यूज़ करने पर वियर एंड टियर हो रहा होगा। इसका मतलब जो भी इन्होंने वैल्यू ऐड करी है उसको वैल्यू ऐड करने पर जो वियर एंड टियर हुआ उसके लिए इन्हें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा अपने कैपिटल गुड्स को, और उस रिप्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये जो हमने पढ़ा ये था ग्रॉस वैल्यू एडेड। राइट? तो नेट वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू एडेड बराबर है ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। समझ लीजिए एक प्रोड्यूसर है, शीट ऐड करती हूँ मैं। देखिए
फर्म का हम लेते हैं, फर्म का प्रोडक्शन है या टोटल आउटपुट है 100 रुपये का, उसने इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ करे हैं 20 रुपये के, तो ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडिड इज इक्वल्स टू ₹100 माइनस ₹20, तो ये हो गया ₹80। लेकिन कैपिटल कंजप्शन मतलब जो वियर एंड टीयर हुआ वो कितने का हुआ, 10 का, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितने का हुआ, 10 का, तो नेट वैल्यू एडेड कितना हुआ, ₹80 माइनस ₹10 इज इक्वल्स टू ₹70। तो हमारा नेट वैल्यू एडिड कितना है, सिर्फ 70 रुपये का नेट वैल्यू एडिड हुआ है। जो 80 है वो क्या दिखा रहा है आपको, वो दिखा रहा है आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन। वो क्या दिखा रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। देखिए हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट। तो ये बात समझिए, ये जो टोटल आउटपुट है, ठीक है, फर्म ने बना लिया, वैल्यू एडिशन जब हम कर रहे हैं तो टोटल आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो फर्म है वो अपना टोटल आउटपुट पूरा का पूरा जितना भी उसने आउटपुट किया है उसको मार्केट में बेच ना पाए, हो सकता है ना। तो उसके पास क्या रह जाएगा, उसके पास क्या रह जाएगा लास्ट में, अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा। और ऐसा हो सकता है जब साल की शुरुआत हुई हो तब भी उसके पास कुछ स्टॉक पिछला वाला पड़ा हो, है ना। तो इसका मतलब उसके पास शुरुआत में भी कुछ स्टॉक हो सकता है और लास्ट में भी कुछ स्टॉक बचा रह सकता है। और ये बात हमें समझ आ गई, स्टॉक बचा रह सकता है। अब उसने इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे होंगे अपना काम करने के लिए। जो इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ हो गए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो यूज़ नहीं हुए उनका क्या, जो इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ नहीं हुए जो उनके पास अभी पड़े हैं स्टॉक में, उनका क्या। इकोनॉमिक्स में जो स्टॉक है अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का या रॉ मटेरियल का, फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर, मतलब वो जो स्टॉक है जो एक साल से दूसरे साल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि हम देखते हैं साल के एंड में अभी इतना बचा हुआ है हमारे पास, तो इन्वेंट्री इज़ अ स्टॉक वेरिएबल। इट मे हैव अ वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसकी कोई वैल्यू बिगिनिंग में भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है अब हमारे पास हायर वैल्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर देखो शुरुआत में जितनी वैल्यू थी लास्ट में जब हम जा रहे हैं उससे ज़्यादा हो गई, तो इसका हम क्या बोलेंगे, हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई है, एक्यूमुलेट हुई है। और अगर साल की शुरुआत में स्टॉक कम था, स्टॉक जितना था साल के एंड में उससे कम हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारी इन्वेंट्रीज जो है वो कम हो गई हैं, राइट, डिक्रीज़ हो गई हैं या डेक्यूमुलेटेड हो गई हैं, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, इसका मतलब चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू, या आइडेंटिटी जो उसकी है, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे पता चल रहा है हमें, जितना भी टोटल आउटपुट हुआ है उसमें से सेल निकाल दो तो वो इन्वेंट्री में चेंज है ना। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, वही इन्वेंट्री है। चेंज ऑफ इन्वेंट्री, कितना चेंज आया है इन्वेंट्री में, अगर प्रोडक्शन जितना भी प्रोडक्शन किया और वो मार्केट में नहीं बिक पाया, तो जो उन दोनों के बीच का गैप है वही आपका चेंज ऑफ इन्वेंट्री है ना, चेंज ऑफ इन्वेंट्री। अभी तो मैंने आपको ये बताया जितना भी टोटल आउटपुट किया अगर वो सारा बिक गया तो भाई शुरुआत में जितनी इन्वेंट्री थी बाद में भी उतनी रही, लेकिन अगर वो सारा नहीं बिका कुछ बचा रह गया तो क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपने बनाया कम बेचा ज़्यादा, हो सकता है या नहीं। मैंने 70 ही शर्ट बनाई थी लेकिन मेरी बिकी 90, तो ये 20 कहाँ से आई, जो मेरे शुरुआत में जो स्टॉक पड़ा था ना वहाँ से बेची मैंने, ठीक है। तो चेंज ऑफ इन्वेंट्री क्या हो गया मेरा, नेगेटिव। मैंने अपना पुराने वाला स्टॉक भी यूज़ कर दिया, आई बात समझ। तो चेंज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, टोटल आउटपुट, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, टोटल आउटपुट बोलो या टोटल प्रोडक्शन बोलो, उसमें से सेल माइनस करना है। लेकिन ये क्या है, ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल की बात हो रही है, पिछले की नहीं, ठीक है। और आपको पता है टोटल आउटपुट का फॉर्मूला क्या अभी हमने ऊपर पढ़ा, टोटल आउटपुट बराबर है, देखो ऊपर मैंने आपको बताया था, टोटल आउटपुट वैल्यू एडिड प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ
टोटल आउटपुट की जगह लिख सकते हो वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस ये सेल ऑफ फर्म एज इट इज, सेल ऑफ द फर्म इन द ईयर। क्या ये बात समझ आई? सेल ऑफ द फर्म इन द ईयर, समझ आया? चलिए ये एक एग्जांपल समझते हैं। अनसोल्ड स्टॉक था बिगिनिंग में हमारे पास 100 रुपये का, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 1000 रुपये, सोल्ड कितने का हुआ? 800 का। तो चेंज ऑफ इन्वेंट्री 200 रुपये का सामान अभी भी हमारे पास बचा रह गया, 1000 घटा 800 200। और अब इस साल के एंड में हमारे पास कितने की इन्वेंट्री होगी? क्लोजिंग स्टॉक, जिसे हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, वो क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, ये हुआ ना। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 100 का, चेंज इन इन्वेंट्री कितने की हुई? 200 की। तो इसका मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया? 300 का। मतलब अब अगले साल, अगला जो नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग ईयर आएगा या फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसमें जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा अब कितने का होगा? 300 का। ये बात समझ आई? लेकिन ये जो इन्वेंट्री जो चेंज हो रही है भाई, ये इन्वेंट्री जो चेंज हो रही है वो एकदम से चेंज हो रही है या पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो रही है? हम यहाँ पे 1 ईयर ले रहे हैं तो पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो रही है। इसका मतलब चेंज इन इन्वेंट्री इज़ अ फ्लो वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन इन्वेंट्री इज़ अ फ्लो वेरिएबल। इस बात को आप बहुत याद रखिएगा। वैल्यू एडिड भी फ्लो वेरिएबल है और चेंज इन इन्वेंट्री भी फ्लो वेरिएबल है। क्या ये बात समझ आई? चेंज इन इन्वेंट्री भी फ्लो वेरिएबल है और वैल्यू एडिशन भी फ्लो वेरिएबल है। अब ये जो इन्वेंट्री है हमारी, इसको हम क्या मानते हैं? जो हमारा स्टॉक होता है इसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं? इन्वेंट्रीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल। और आपको पता है जब कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन ये याद किया था, कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इन्वेंट्री जो है, चेंज इन इन्वेंट्री एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है? चेंज इन इन्वेंट्री क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। समझ आया? चेंज इन इन्वेंट्री क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो है, चेंज इन इन्वेंट्री भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और कैपिटल फॉर्मेशन तो आपने देखा, ये जो फिक्स्ड असेट्स है हमारी, जिनसे हम प्रोडक्शन कर पाते हैं, वो बढ़ रही है तो वो तो इन्वेस्टमेंट है ही। और साथ में इन्वेंट्री में जो चेंज आ रहा है वो भी हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ आया? तो हम जो यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं लिखना था, यहाँ पे मुझे लिखना था इन्वेस्टमेंट। क्या लिखना था? इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ अ फर्म ओवर अ ईयर, है ना। इन्वेंट्री कितनी बड़ी है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट मतलब कि एडिशन टू द मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती है ना, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट ही होता है, राइट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? तो इसका मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है, राइज इन द, चेंज का मतलब है बढ़ रहा है तभी इन्वेस्टमेंट है, घट रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? एडिशन टू द मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या? एडिशन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़। समझ आए? इन्वेस्टमेंट को हम इस 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ये जो चेंज इन इन्वेंट्री, ये जो हमारा चेंज, ये जो डेल्टा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री है, ये 2 तरह का हो सकता है, एक तो प्लान्ड और एक हो सकता है अनप्लान्ड।
ये क्या हो सकता है, एक तो प्लान्ड आपने सोच समझ के किया हो, और एक अनप्लान्ड अपने आप हो गया, वो आपने उसके बारे में सोचा नहीं है। ठीक है, अब प्लान में भी दो हो सकते हैं, एक्यूमुलेशन मतलब इन्वेंट्री बढ़ रही है, और एक डीएक्यूमुलेशन मतलब कि इन्वेंट्रीज घट रही है। ऐसी अनप्लान भी दो तरह का हो सकता है, या तो बढ़ रहा है एक्यूमुलेशन, और दूसरा डीएक्यूमुलेशन। अब चेंज इन इन्वेंट्री हमारा प्लान भी हो सकता है और अनप्लान भी, प्लान में भी बढ़ भी सकता है और हम घटा भी सकते हैं, अनप्लान में भी एक्यूमुलेशन भी हो सकता है और डीएक्यूमुलेशन भी हो सकता है। चलिए अब एक एग्जांपल समझते हैं। हमने मान लिया इन्वेंट्री जो है साल के स्टार्ट में 100 शर्ट की थी। फर्म ने सोचा कि वो 1000 शर्ट बेचेगी, तो उसने प्रोडक्शन भी कितने का करने की सोची, 1000 का। और उसने ये सोचा कि मैं साल के एंड में भी मेरे पास जो स्टॉक है वो बचा रह जाएगा 100 का। ये उसकी प्लानिंग है, ठीक है, ये उसकी प्लानिंग है। अब क्या हुआ, लेकिन जो फर्म है वो एक्चुअल में कितना सेल कर पाई, सिर्फ 600 शर्ट बेच पाई। कितने का सेल कर पाई, 600 का। तो अब उसके पास कितनी बची रह गई शर्ट्स, 400, और 100 पहले की थी। अब उसकी इन्वेंट्री साल के एंड में कितने की है, 500 शर्ट्स की। तो उसने सोचा 100 का था, लेकिन हो गई कितनी, 500 की। तो ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, राइट। लेकिन दूसरा ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं, अब एक और एग्जांपल लेके, उसने सोचा था 1000 बेचूंगा, लेकिन उसकी बिक कितनी गई, 1050। तो अब उसके पास इन्वेंट्री कितने की बची, 100 रुपये की 100 शर्ट की इन्वेंट्री उसके पास पहले से थी, बनाई उसने 1000 और मार्केट में बिकी 1050। तो अब उसके पास बचा कितना है, सिर्फ 50 शर्ट। और उसने सोचा क्या था, साल के एंड में भी मैं अपने पास कितना रखूँगा, 100 शर्ट, लेकिन बची कितनी है, 50 शर्ट। इसका मतलब ये क्या, अनएक्सपेक्टेड डेक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, अब प्लान क्या होता है, प्लान समझते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के थ्रू, अभी इसी एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे क्या माना था, वो एक्सपेक्टेशन कितनी रख रहे हैं, 100 शर्ट्स की। लेकिन समझ लो अब उसकी एक्सपेक्टेशन हो जाए कि मेरे को नहीं 100 नहीं, मुझे एट द एंड ऑफ ईयर कितनी शर्ट्स की इन्वेंट्री चाहिए, एट द एंड ऑफ ईयर इन्वेंट्री चाहिए उसे 200 शर्ट्स की। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसने सोचा कि मैं 1000 शर्ट्स बेचूंगा, उसने 1100 शर्ट्स बनाई, 1100 का प्रोडक्शन किया, मार्केट में सोल्ड करी 1000 की, और अब उसके पास इन्वेंट्री कितने की बची, 100 यहाँ पे बच गए और 100 पहले के थे, तो इन्वेंट्री हो गई उसकी 200 की। तो इन्वेंट्री बढ़ गई पहले के मुकाबले में। इसका मतलब ये क्या है, प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब अगर वो मन में सोच ले कि नहीं मेरे को अपने पास ना 200 शर्ट नहीं, अब मुझे अपने पास कितनी रखनी है साल के एंड में, 75। तो वो क्या करेगा, अगर उसको 75 रखनी है तो वो ये मान के चलेगा कि मुझे सेल तो करनी है 1000, लेकिन वो प्रोडक्शन कितने का करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा 975 शर्ट का। और 25 कहाँ से यूज़ करेगा, अपने पुराने जो इन्वेंट्री उसके मतलब जो उसके पास स्टॉक थे, इन्वेंट्री था, वहाँ से यूज़ करेगा और मार्केट में 1000 बेच देगा। और अब उसके पास कितनी शर्ट्स बची, 75। तो ये क्या है, प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब उसके पास कितनी बची, ठीक है, 75। तो अब ये क्या उसका, प्लान्ड डेक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। आई होप आपको ये समझ आया है। ये आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज क्या होता है। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर आगे आने वाले चैप्टर्स हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें समझ नहीं आ पाएंगी।
समझ आया? तो ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमारा प्रोडक्ट मेथड कंप्लीट हो चुका है। बस लास्ट में एक कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट मेथड। ये तो हमने देखा ग्रॉस वैल्यू एडिशन, है ना, जीवीए देखा। लेकिन जब हम ये एक फॉर्म का जीवीए था, जब हम सारी फॉर्म्स का जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय ऑल फॉर्म्स मिला देते हैं तो वो बन जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हमारी पूरी जो हमारे पूरे मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी फॉर्म्स हैं उनका ग्रॉस वैल्यू एडिशन मिला देते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिग्मा, समेशन ऑफ GVAI। आई मतलब सारी फॉर्म्स जितनी भी उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। समझ आया, है ना? तो बस हमारा ये क्लियर कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट मेथड। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू या क्लास में पूछ लीजिएगा।